हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है जो बनाया गया है आपको क्लास 12th की अकाउंटेंसी का नॉलेज देने के लिए। तो पहले आपको इस वीडियो का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इस वीडियो को मैंने बनाया है प्राप्ति एवं भुगतान खाते की थ्योरी को समझाने के लिए, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बुक की पेज नंबर 3 से पेज नंबर 12 तक की जो भी प्राप्ति एवं भुगतान खाते की थ्योरी थी उसे एक्सप्लेन किया था, उसे समझाया था। और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बुक की लैंग्वेज आपके लिए समझने लायक तो है लेकिन लिखने के लिए सही नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो इसको मैंने वापस एक अलग वीडियो इसके लिए बनाया है ताकि आप इसको देख के आसानी से अपने जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसमें अपने आंसर आसानी से लिख सकें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में जो पहला टॉपिक आपको समझाया जाएगा वो है प्राप्ति एवं भुगतान खाते की परिभाषा। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की परिभाषा आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है। परिभाषा में जो पहली परिभाषा है उसमें बताया गया है प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अलाभकारी संस्था के एक लेखा वर्ष की अवधि में किए गए सभी रोकड़ एवं बैंक लेन देनों का सारांश होता है। ये एक शॉर्ट इसकी परिभाषा हो गई कि एक अलाभकारी संस्था जो भी लोग रोकड़ और बैंक में लेन देन करती है उन सबका सारांश प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है। इस खाते के प्रारंभ में लेखा अवधि की शुरुआत के रोकड़ और बैंक शेष को दर्शाया जाता है और खाते के अंत में रोकड़ और बैंक खाते के लेखा अवधि के अंत में विद्यमान शेष को दर्शाया जाता है। ये इसकी परिभाषा के साथ एक लाइन अटैच हो गई जो इसे और ज्यादा यूजफुल बनाती है। अब ये परिभाषा आपको तब यूज करनी है जब क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक पूछा जाए। लेकिन अगर प्राप्ति एवं भुगतान खाते से जुड़ा हुआ कोई निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछा गया है तो उस समय आपको परिभाषा को थोड़ा और बड़ा करना होगा और उस समय जो परिभाषा होगी वो कुछ इस तरह होगी, जिसमें ऊपर वाला ये पैराग्राफ तो आपको लिखना ही होगा, उसके साथ एक पैराग्राफ और लिखना होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस पैराग्राफ में क्लियर है कि इस खाते के नाम पक्ष में सभी प्राप्तियों और जमा पक्ष में सभी भुगतानों का कुल राशि से लेखा होता है। यानी इसको बनाने के स्टेप्स आपने इसमें मेंशन कर लिए कि इसको बनाने के लिए नाम पक्ष में सभी रिसीव्ड, सभी प्राप्तियां लिखी जाती है और जमा पक्ष में इसके सभी भुगतान, सभी पेमेंट लिख लिए जाते हैं। अर्थात इस खाते में सभी प्राप्तियों और भुगतानों का चाहे वह वर्तमान लेखा अवधि, भूतकाल या भविष्यकाल, सभी का लेखा किया जाता है तथा सभी आयगत एवं पूंजीगत प्रकृति के लेन देनों का लेखा इस खाते में होता है। आगे इन्होंने क्लियर कर दिया है प्राप्ति और भुगतान चाहे वो वर्तमान काल के हैं, चाहे भूतकाल के हैं, चाहे भविष्य काल के, सभी का लेखा इसमें किया जाएगा। किसी भी लेन देन को इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि वो इस अवधि का नहीं है। यानी सभी आयगत और पूंजीगत प्रकृति के लेन देनों का इसमें लेखा किया जाएगा। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट जो था प्राप्ति एवं भुगतान खाते की परिभाषा। अब इसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं। कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की कोई 5 विशेषताएं बताओ। तो यहाँ 5 जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं मैंने उन्हें बता दिया है, जिसमें पहली विशेषता है आपकी प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश होता है। यह चीज आप परिभाषा में लिख भी सकते हैं और इसके जो पहली विशेषता है उसमें भी इसे मेंशन कर सकते हैं, जिसके नाम पक्ष में सभी प्राप्ति और जमा पक्ष में सभी भुगतानों को मदानुसार कुल राशि से लेखा किया जाता है। ये इसकी एक सिंपल बड़ी विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता में इन्होंने बताया है कि इसमें एक मद को लेन देन के अनुसार बार बार न दोहराकर एक ही बार कुल राशि से लेखा किया जाता है। क्लियर है कि हर एक मद को अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। जैसे वेतन का भुगतान जनवरी में अलग हुआ था, फरवरी में अलग हुआ था, मार्च में अलग हुआ था, तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने के लिए उस वेतन खाते को बार बार नहीं दिखाकर एक ही बार वेतन में जितना भी पूरे साल का चुकाया गया है भुगतान उस सभी का लेखा किया जाएगा। यानी मद में बार बार न दोहराकर एक ही बार कुल राशि से लेखा कर दिया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसमें सभी रोकड़ और बैंक लेन देनों का चाहे वह आयगत प्रकृति के हो या पूंजीगत प्रकृति के, सभी का लेखा किया जाता है। इसमें किसी भी लेन देन को इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि वो पूंजीगत प्रकृति का है। इसमें सभी लेन देन आयगत और पूंजीगत सभी लिखे जाते हैं।
चौथी विशेषता, इसमें गैर रोकड़ मद यानी हास, बकाया व्यय, बकाया आय आदि का लेखा नहीं किया जाता है। ऐसी मदें जिनको रोकड़ से लेन देन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है उन्हें इसमें नहीं लिखते हैं। जैसे हास का लेखा करना, बकाया व्यय आदि को हम लेन देन के साथ नहीं जोड़ सकते, इसलिए इनको इसमें नहीं लिखा जाता है। और पांचवी और अंतिम विशेषता है, रोकड़ एवं बैंक खाते को प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नाम पक्ष के रूप में दर्शाया जाता है तथा बैंक अधिविकर्ष को जमा पक्ष के रूप में, जमा शेष के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ सीधा सा है, रोकड़ एवं बैंक खाते का जो शेष होता है उसे शुरुआत में नाम में लिखा जाता है और अंत में जमा पक्ष में लिखा जाता है, इसलिए इसे नाम शेष कहते हैं। और बैंक अधिविकर्ष को शुरुआत में तो जमा में लिखा जाता है और अगर अंतिम बैंक अधिविकर्ष है तो उसे नाम में लिखा जाता है, तो शुरुआत में जमा में लिखने के कारण इसको जमा शेष कहते हैं। इस तरह से ये आपके प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रमुख विशेषताएं हो गई जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक अगर हम ले तो वो होगा अगला टॉपिक हमारा है अलाभकारी संस्थाओं का वर्ष की समाप्ति पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। यहाँ एक प्राप्ति एवं भुगतान खाते का जो सिंपल वे में फॉर्मेट बनता है, जो समझने के लिए, याद करने के लिए अच्छा है, उसे मैंने समझाया है। शुरुआत में सबसे ऊपर हेडिंग लिखी जाएगी, किस संस्था का ये खाता है, किस वर्ष का ये बन रहा है, तो एक अलाभकारी संस्था उसका नाम तथा वर्ष डैश डैश की समाप्ति पर, यानी जिस वर्ष वो समाप्त हो रहा है उसकी समाप्ति पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ये इस तरह से इसकी हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग लिखने के बाद एक तरफ नाम पक्ष लिखा जाएगा, दूसरी तरफ जमा पक्ष लिखा जाएगा और उसके बाद इसका फॉर्मेट बनाया जाएगा जो कुछ इस प्रकार होगा। फॉर्मेट में पहला कॉलम प्राप्तियों का होगा, दूसरा कॉलम राशि का होगा, तीसरा कॉलम भुगतान का होगा और चौथा कॉलम राशि का होगा। यहां आपको याद रखना है कि प्राप्तियों के कॉलम और भुगतान के कॉलम में मेन मदों को लिखा जाएगा और राशि के कॉलम में उनके रुपए लिखे जाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं इनकी मदों के बारे में। तो सबसे पहली मद लिखी जाएगी रोकड़ और बैंक का बैलेंस। रोकड़ और बैंक में अगर रुपए पड़े हैं तो उसे नाम पक्ष में प्राप्ति की ओर शेष आगे लाया गया के नाम से हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ में अलग अलग दिखाया जाएगा। और किसी कारण से बैंक वाले हमसे रुपए मांग रहे हैं, यानी बैंक अधिविकर्ष की स्थिति है, तो उस समय बैंकस्थ रोकड़ को प्राप्तियों में न दिखाकर उसकी जगह भुगतान पक्ष में शेष आगे लाए गए में बैंक अधिविकर्ष की राशि दर्शाई जाएगी। इस तरह से हम इसकी शुरुआत करेंगे। फिर प्राप्ति पक्ष में समस्त प्राप्तियों को दिखाया जाएगा और भुगतान पक्ष में समस्त भुगतानों का लेखा किया जाएगा। प्राप्ति एवं भुगतानों का लेखा हो जाने के बाद हम अंत में शेष आगे ले जाए गए के नाम से अंतिम शेष निकालेंगे। उसके लिए हमें शेष आगे लाए गए में हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ तथा समस्त प्राप्तियों की जोड़ करनी है और उसमें बैंक अधिविकर्ष अगर कुछ है या समस्त भुगतान जो भी है उनकी टोटल को माइनस कर देना है। जो पीछे बचेगा वो हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ में लिखा जाएगा। अगर किसी दशा में जमा पक्ष की जोड़ ज्यादा आ जाती है और नाम पक्ष का योग कम आ जाता है, उस समय जमा पक्ष में से नाम पक्ष घट जाएगा और शेष आगे ले जाया गया जो इस मद है उसे नाम पक्ष में बैंक अधिविकर्ष के नाम से दर्शाया जाएगा। यह आपके प्राप्ति एवं भुगतान खाते का संक्षिप्त प्रारूप हो गया। अब इसके बाद हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संपूर्ण प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे जो कुछ इस प्रकार दिखता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का जो संपूर्ण प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार है कि वर्ष की समाप्ति पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता, एक तरफ प्राप्तियां दूसरी तरफ भुगतान। यहां पहले मैंने प्राप्तियों को समझाया है। तो सबसे पहले आएगा शेष आगे लाया गया, जिसमें हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ को दर्शाया जाएगा। अगर शेष आगे लाए गए में हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ के स्थान पर बैंक अधिविकर्ष है तो उसे भुगतान पक्ष में दिखाएंगे। उसके बाद अभिदान आएगा, अभिदान का मतलब होता है चंदा। उसके बाद सामान्य दान, जो भी जनरल डोनेशन पब्लिक से संस्था को मिला है वो लिखाया जाएगा। पुराने साप्ताहिक की बेकार, यानी पुरानी पत्रिकाएं जो इकट्ठा हो रखी थी उन्हें बेचने से जो भी पैसे आए उन्हें पुराने साप्ताहिक की बेकार में दिखाया जाएगा। पुराने खेलकूद के सामान का विक्रय, पुराना जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा था जो हमारे काम का नहीं है, जैसे पुरानी नेट, पुराने बैट, पुरानी बॉल्स, इन सबको बेचने से जो भी पैसे आए वो हमें प्राप्ति पक्ष में दिखाने हैं। पेपर और अखबार का विक्रय, जो भी रद्दी पेपर और अखबार पड़े थे उनको बेचने से जो पैसे आए उसे प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। सावधि जमा पर ब्याज, यानी संस्था ने बैंक में एफडी करवा रखी थी, उस पर जो ब्याज मिला वो प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। सामान्य विनियोग पर ब्याज और लाभांश, इसी तरह से अगर संस्था ने कहीं और पैसे इन्वेस्ट कर रखे और उस पर कुछ ब्याज या लाभांश
लाभांश मतलब कंपनी के शेयर खरीदने पर मिलने वाला लाभ। उस लाभांश और ब्याज को हमें प्राप्तियां भुगतान पक्ष में प्राप्ति पक्ष में दिखाना है। उसके बाद अगर कोई विनियोग बेचे गए हैं, विनियोग बेचने से पैसे आए हैं, उसे विनियोग पक्ष में दिखाया जाएगा। लॉकर का किराया जो हमें प्राप्त होता है कि सदस्यों को लॉकर प्रदान करने के बदले में, उसे हम प्राप्ति पक्ष में दिखाते हैं। अखबार और साप्ताहिक रद्दी जो मैंने ऊपर समझा रखा है वही यहाँ वापस रिपीट हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अखबार और पत्रिकाओं को बेचने से जो पैसे आए वो इसमें दिखाए जाते हैं। ये हो गया प्राप्ति पक्ष की कुछ मदें। बची हुई मदें निम्न प्रकार है। साप्ताहिक रद्दी के बाद इन्होंने सीधा अलग से नाम दे दिया है रद्दी का विक्रय। किसी भी प्रकार का कुछ भी बेचने से पैसा आता है रद्दी बेचने से, वो सारा प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। धर्मार्थ कार्यक्रम से प्राप्तियां, संस्थाएं बार बार धार्मिक कार्यक्रम करती हैं और उसके कार्यक्रमों के अंतर्गत वो संस्था के कार्यों के लिए जनता से पैसे इकट्ठा करती हैं। तो इन धर्मार्थ कार्यक्रमों से जो भी दान चंदा प्राप्त होता है वो धर्मार्थ कार्यक्रम से प्राप्ति मद के अनुसार प्राप्ति पक्ष में लिखा जाता है। विभिन्न प्राप्तियां, इसके अलावा और भी अलग अलग तरह की अगर प्राप्तियां हुई है तो उसे विभिन्न प्राप्तियों में दिखाएंगे। सरकार अगर संस्था को कोई सहायता करती है और उसके बदले में संस्था को कुछ पैसे मिलते हैं तो वो हम प्राप्ति पक्ष में दिखाएंगे। अगर कोई विशिष्ट कार्य के लिए दान हमें मिला है तो उसे विशिष्ट दान के नाम से प्राप्ति पक्ष में दिखाएंगे। विनियोगों को बेचने से अगर कुछ रुपए आए हैं तो उसे विनियोगों का विक्रय शीर्षक के अंतर्गत हम प्राप्ति पक्ष में दिखाएंगे। इसी तरह से विनियोग न बेच के कोई संस्था की स्थायी संपत्ति, जैसे संस्था की पुरानी मशीन, संस्था की पुरानी गाड़ी, संस्था का पुराना वाहन, इनको बेचने से अगर कुछ पैसे आए हैं तो उसे भी संस्था के प्राप्तियां भुगतान खाते में प्राप्ति पक्ष की ओर दिखाया जाएगा। अगली मद है आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क का मतलब है सदस्य ने अपनी संपूर्ण जीवन के शुल्क का भुगतान एक साथ कर दिया है। इस राशि को प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। इसके बाद अगली मद है प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क का मतलब एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस से होता है, जो सदस्य से उसकी सदस्यता ग्रहण करने पर यानी प्रवेश के समय ली जाती है। इस शुल्क को प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। आगे विशिष्ट उद्देश्यों हेतु निधि से प्राप्ति। विशिष्ट उद्देश्य हेतु जो भी निधि से प्राप्ति होती है यानी जो भी फंड इकट्ठा होता है उसे हम प्राप्ति पक्ष में दर्शाते हैं। अगला टॉपिक है विशिष्ट निधि से ब्याज, यानी ये जो पैसे इकट्ठा होते हैं स्पेशल फंड के लिए, विशिष्ट निधि जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। जैसे संस्था को मैदान बनाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने एक निधि इकट्ठा की, तो वो मैदान बनाने के लिए बनाई गई निधि है, तो ये एक विशेष निधि होगी। ये पैसे कुछ समय के लिए अगर किसी बैंक में रखे गए और उससे अगर ब्याज मिला है तो उसे हम प्राप्ति पक्ष में दर्शाएंगे। यहाँ जो लास्ट कॉलम है यहाँ जो लास्ट लाइन में लास्ट रो में हमें लिखा है शेष आगे लाया गया बैंक अधिविकर्ष, यह हमें प्राप्तियां भुगतान खाता बनने के अंतिम लेन देन के रूप में लिखना है। अब ये कैसे होगा इसको हमें बाद में समझाऊंगा, पहले इसके भुगतान पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो बात करते हैं इसके भुगतान पक्ष के बारे में। तो प्राप्तियां भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष को तो मैंने अभी समझा दिया है। भुगतान पक्ष में जो पहली मद है वो शेष आगे लाया गया बैंक अधिविकर्ष है, यानी संस्था के प्राप्तियां भुगतान खाता बनाने के लिए अगर आपको बैंक अधिविकर्ष मद दी गई है तो आपको उसे भुगतान पक्ष में दर्शाना है। उसके बाद संस्था के सदस्यों को जो भी मजदूरी या वेतन चुकाया गया है उसे भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था ने जितना भी किराया चुकाया है उसे भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था ने जितनी भी करें और दरों का भुगतान किया है उसे भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था ने जितना भी बीमा प्रीमियम पे किया है उसे भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था ने जितना भी छपाई और लेखन सामग्री का भुगतान किया है उसके इस भुगतान को भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था ने डाक और कुरियर के जितने भी रुपए खर्च किए हैं उसे भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था ने विज्ञापन के लिए जितना भी खर्चा किया है उसे भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था के विविध व्ययों को भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था के दूरभाष प्रभार यानी टेलीफोन के बिल का भुगतान अगर उसने किया है तो उसे भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था के मनोरंजन व्ययों को भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। इसके बाद भुगतान पक्ष की अगली मद है अंकेक्षण शुल्क। अंकेक्षण शुल्क का सीधा सा मतलब है संस्था ने बाहर से अकाउंटेंट बुलाए जिन्होंने संस्था की
अकाउंट्स की जांच की और उसके बदले में उन्हें जो शुल्क दिया जाता है उसे अंकीक्षण शुल्क कहते हैं। ये एक भुगतान होने के कारण भुगतान पक्ष में दर्शाया जाता है। पारितोषिक का सीधा सा मतलब होता है एक सदस्य या बाह्य किसी व्यक्ति को उसकी सेवा के बदले में कुछ भुगतान करना, इसे भुगतान पक्ष में दर्शाया जाता है। मरम्मत एवं नवीनीकरण, यह एक भुगतान की मद है जो संस्था के किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पे की जाती है। मैदान का रखरखाव, संस्था के पास अगर अपना मैदान है और उस मैदान को साफ रखने के लिए, नया रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए जो खर्च किया जाता है उसे भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था ने वाहन खरीदा है, नया वाहन खरीदा है या वाहन पे अगर कुछ खर्चा किया है तो उसे भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था ने नई संपत्ति खरीदी है तो उसे संपत्ति के क्रय के नाम से भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। संस्था ने विनियोग खरीदे हैं तो उसे विनियोग क्रय के नाम से भुगतान पक्ष में दर्शाया जाएगा। इसके बाद हमें प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष दोनों की जोड़ करनी है और प्राप्तियों के जोड़ में से, प्राप्तियों के योग में से भुगतान पक्ष का योग हमें घटा देना है। जो पीछे बचेगा उसे शेष आगे लाए गए के नाम से हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ कॉलम में दर्शाया जाएगा। या ये याद रखना है, अगर भुगतान पक्ष की जोड़ ज्यादा आ जाती है और प्राप्ति पक्ष की जोड़ कम आ जाती है तो ऐसी दशा में वह बैंक का अधिविकर्ष माना जाएगा और उसे प्राप्ति पक्ष में अंतिम मद के रूप में दर्शाया जाएगा, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और इस तरह से हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता पूरा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने परिभाषा का डिस्कशन किया, विशेषताओं का डिस्कशन किया और प्राप्ति एवं भुगतान खाते के जो सिंपल फॉर्मेट और कंप्लीट फॉर्मेट के बारे में हमने डिस्कशन किया है। इससे जुड़े हुए नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हैं, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो अंत में जाते जाते थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।